नमस्कार, मैं सुरभि तिवारी जेपी हॉस्पिटल नोएडा की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जेपी हॉस्पिटल एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। हम अपने पिछले सीरीज में हमने आपको जानकारी दी थी सर्वाइकल कैंसर के बारे में। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि नेक्स्ट स्टेज है आफ्टर सर्वाइकल कैंसर। अगर हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो है एंडोमेट्रियल कैंसर। क्या है ये, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या उसके इलाज हैं, उसके लिए आज हमारे पास हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर आशीष गोयल, ही इज़ आवर डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर अभिषेक गुलिया, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। आज हमारे दोनों ही एक्सपर्ट हमारी क्वेरीज अबाउट एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सर आप बताइए कि एक्चुअली एंडोमेट्रियल कैंसर है क्या है एग्जैक्टली ये, कितना कॉमन है ये? सो एंडोमेट्रियल कैंसर की अगर बात करूं तो इसको कॉमनली यूट्राइन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है इन कॉमन पार्लेंस। एंड यूट्रस का जो निचला भाग होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। अगर वहाँ पे कैंसर डेवलप होता है वो इससे बिल्कुल भिन्न होता है, उसको हम सर्विक्स कैंसर कहते हैं। यूट्रस की अगर बॉडी यानी गर्भाशय के ऊपर का जो हिस्सा है मेन बॉडी, वहाँ पे जो उसकी अंदर की लाइनिंग जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उसमें जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम या यूट्राइन कैंसर। एज फार एज कॉमननेस इज कंसर्न्ड, लगभग 1,20,000 पेशेंट्स हर साल, 1,20,000 स्त्रियां हर साल इस रोग से ग्रस्त होती हैं इस देश में। और उसमें से काफ़ी अच्छे क्योर रेट्स होते हैं इसके, काफ़ी सारे पेशेंट्स सही इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसमें क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, किन महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है और क्या रिस्क है इसमें? सो द अंडरलाइंग मैकेनिज्म जो इसका डेवलपमेंट का होता है या जो मेन रिस्क फैक्टर है इसका, वो होता है अनकंट्रोल्ड ईस्ट्रोजन एक्सेस इन द बॉडी। फेमिनाइन हार्मोन्स दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। जब भी कोई हार्मोन इम्बैलेंस होता है या ईस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है, जो कि कई कारणों से हो सकती है, जैसे ओबेसिटी यानी मोटापा, या हार्मोन थेरेपी अगर कोई स्त्री लेती है तो उसमें भी अगर हमने प्रोजेस्टेरॉन ना देते हुए सिर्फ ईस्ट्रोजन दे दिया, उससे भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। या ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयाँ यूज़ होती हैं, उसको हम हार्मोन थेरेपी बोल देते हैं, जैसे टमॉक्सिफिन। उन केसेस में भी ये ईस्ट्रोजन एक्सेस ज़्यादा हो जाता है। या फिर बहुत जल्दी पीरियड्स शुरू हो जाना किसी लेडी की लाइफ में, और बहुत दिन तक पीरियड्स चलते रहना, दैट एक्सपोजेस द बॉडी टू मोर ईस्ट्रोजन्स। उस करके भी ईस्ट्रोजन एक्सेस का प्रभाव से ये रिस्क फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा नल्ली पैरिटी यानी बच्चे ना होना भी एक रिस्क फैक्टर इसका है। सर एक्चुअली क्या सिम्टम्स हैं एंडोमेट्रियल कैंसर के, कैसे पता चले? तो जैसे डॉक्टर गुलिया ने बोला, एंडोमेट्रियल कैंसर इज द कैंसर ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। तो इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी जो महिलाएं जिनको कि मेनोपॉज हो चुका है यानी पीरियड रेगुलर पे बंद हो चुके हैं और कुछ साल बाद उनको फिर से पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है या कोई स्पॉटिंग होती है, तो ये मोस्टली एंडोमेट्रियल लाइनिंग या तो बढ़ गई है, थिकन्ड हो गई है, या उसमें कोई कैंसर का चेंज है तो उसकी वजह से होती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को पेल्विक पेन हो सकता है, या अगर यूट्रस का साइज बहुत बड़ा हो गया है, यूट्रस का ट्यूमर बढ़ गया है, तो कई बार यूरिनरी ब्लैडर रेक्टम पे प्रेशर होने से कई बार कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या यूरिनरी सिम्टम भी हो सकते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना या पेशाब में जलन होना या यूरिनरी इन्फेक्शन। जी, तो जैसे अगर किसी को पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब मेनोपॉज हो चुका है और फिर भी ब्लीडिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो एक्चुअली करना क्या चाहिए, मतलब क्या है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है तो इसको लाइट नहीं लाने और ये नहीं सोचे कि भाई ये तो एक नॉर्मल हार्मोनल साइकिल है वुमन की, तो इसको हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो फर्स्ट स्टेप विल बी टू कंसल्ट ए डॉक्टर, एन ऑन्कोलॉजिस्ट, जो आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन करेगा, आपका पेल्विक एग्जामिनेशन करेगा, और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड ये किए जाते हैं। और अगर उसमें कोई डाउट होता है एंडोमेट्रियम में कोई थिकनिंग में या कोई ट्यूमर है तो एमआरआई एब्डोमेन का ये करके इसको पता किया जाता है। सो मतलब एक्चुअली में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज नॉट समथिंग जो कि इग्नोर किया जाना चाहिए। अगर कोई मेनोपॉज हिट कर चुके हैं और उसके बाद किसी भी तरीके की ब्लीडिंग, स्पॉटिंग शुड नॉट बी इग्नोर्ड इमीडिएटली। तो इट इज समथिंग एब्नॉर्मल, या तो सर्वाइकल में ग्रोथ है या यूट्राइन में ग्रोथ है, समथिंग इज देयर व्हिच हैज टू बी टैकल्ड। तो सर एक्चुअली इन केस अगर किसी को पता चलता है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद कि दे हैव दिस एंडोमेट्रियल कैंसर, तो फिर उसका क्या है, मतलब हाउ डू दे ट्रीट, क्या है इसका? यूट्राइन कैंसर मोस्टली सारे और इंक्लूडिंग एंडोमेट्रियल कैंसर, द मेन ट्रीटमेंट इज सर्जरी।
जिसमें कि यूट्रस को निकालना होता है। बट ये जो नॉर्मल सर्जरी हम किसी भी रसौली या मायोमा या उसके लिए करते हैं, इससे डिफरेंट होती है। दिस इज़ रेडिकल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, जिसमें यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब ये पूरा रिमूव करते हैं। कई बार पैरामेट्रियल डिसेक्शन भी करते हैं। और जो लिम्फ नोड्स में फैलने की संभावना होती है, तो जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं भी हैं तो भी प्रॉपर पेल्विक पैरोटिक लिम्फ नोड डिसेक्शन की ज़रूरत है, ताकि हम जो भी बीमारी शरीर में एब्डोमेन में है उसको पूरा निकाल सकें। तो ये सर्जरी लेप्रोस्कोपी के दौरान भी हो सकती है, यानी जो की होल सर्जरी है। तो इससे मेन एडवांटेज है कि पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, कोई बड़ा चीरा नहीं लगता है, और 3 से 4 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है एंड मिनिमल पेन होता है। सर जैसे सर्जरी के बाद भी किसी इलाज की ज़रूरत पड़ती है, कीमो या रेडिएशन या किसी और इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है? जी हाँ। सो सर्जरी में जो भी टिश्यू निकलता है, जैसे सर ने बताया कि यूट्रस निकलता है, यूट्रस यानी बच्चेदानी या गर्भाशय, ओवरीज निकलती हैं और उसके आसपास का भी टिश्यू इसमें निकाला जाता है, लिम्फ नोड्स भी निकाले जाते हैं। ये सारा ही टिश्यू टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो कैंसर था, जो यूट्रस बॉडी में कैंसर था, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। कहीं ये लिम्फ नोड्स तक तो नहीं फैल गया, कहीं ये पैरामीटर में तो नहीं गया हुआ, यूट्रस की जो दीवार है उसको पियर्स करके बाहर तो नहीं चला गया। उसके बाद हम एक फाइनल स्टेज पे आते हैं, और अगर थोड़ी सी एडवांस स्टेज होती है तो उसके केस में हमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी सर्जरी के बाद हमें ये दोनों चीज़ें भी देनी पड़ती हैं। तो रेडिएशन और कीमो का मेन पर्पस होता है, जो मोस्टली पेशेंट नहीं समझते हैं, कि बीमारी तो पूरी निकल गई है लेकिन उसका रिकरेंस ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसकी जरूरत है। तो डॉक्टर अभिषेक, इसमें रेडिएशन किस तरह से होती है? एक्सटर्नल रेडिएशन होती है या कुछ पेशेंट हैं जिनको इंटरनल रेडिएशन भी काफी सो अगर स्टेज एडवांस तो है लेकिन बहुत मामूली सी एडवांस्ड है, तो हम सिर्फ उसमें इंटरनल रेडिएशन, जिसमें कि कोई भी तकलीफ मरीज को नहीं होती, उससे हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। और जो भी वापस आने की संभावना है कैंसर के वापस आने की, वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन अगर स्टेज थोड़ी सी और ज़्यादा एडवांस्ड है तो हमें सिर्फ एक्सटर्नल से काम नहीं हमारा चलता। वी हैव टू ऐड एक्सटर्नल रेडिएशन, और उसके बाद हमें इंटरनल रेडिएशन, दोनों का सहारा हमें लेना पड़ता है। और सिलेक्टेड केसेस में कीमोथेरेपी भी, जो रेडिएशन के बाद करीब 3 से 4 महीने के लिए कीमोथेरेपी। सर आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, मतलब क्या रेट है इसमें ट्रीटमेंट का, मतलब कितना सक्सेस रेट है अगर एंडोमेट्रियल कैंसर? सो आई एम वेरी प्राउड टू से कि आज की डेट में जो मेडिसिन ने इतनी प्रोग्रेस करी है, ऑन्कोलॉजिकल साइंसेज ने ऑन्कोलॉजी एज अ सब स्पेशलिटी या रादर सुपर स्पेशलिटी इतनी तरक्की करी है कि 100 पेशेंट्स अगर हमारे पास आते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर लेके, उसमें से ये जो सारा इलाज मैंने अभी डिस्कस किया, सर ने भी डिस्कस किया, सो इससे लगभग 80 to 90 पेशेंट्स अपना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, और कालांतर में चल के भी बीमारी उनको कभी वापस नहीं आती है। और जिसका मेन रीज़न है कि 80 to 90% पेशेंट स्टेज 1 Yeah. में ही प्रेजेंट करते हैं। या तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपना ध्यान रखें, सही अपनी बॉडी के बारे में ऑब्जर्व करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इग्नोर नहीं करना होता है किसी भी साइंस एंड सिम्टम्स को, सो दैट हम सही समय पे एक्सपर्ट्स के पास पहुंच जाएं। एंड जब हम उनके पास पहुंच जाते हैं तो देन वी कैन रिलैक्स एंड रिलाई ऑन देम कि अब हमें वो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन हमारे लिए बताते रहेंगे। जैसे हमारे पास जेपी में वी हैव आवर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। ये एक साथ टीम मिलके फिर डिसाइड करती है कि क्या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं कभी भी, तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें, सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें। जी।